नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर भी चल रहा है, युद्ध भी नहीं हो रहा है, लेकिन दुनिया के सामने इतना बड़ा संकट खड़ा हो गया है जिसने अब सबकी नींद उड़ानी शुरू कर दी है। हॉर्मोज पर कर्फ्यू अब सख्त हो गया है और आज यानी अब से कुछ देर पहले वहां पर 3 शिप निकल रहे थे, उस पर फायरिंग भी की गई। यानी अब ये साफ हो गया है कि कर्फ्यू जो ब्लॉकेट किया गया है उसको अब पूरी सख्ती से लागू कर दिया गया है। क्या इसका असर हो रहा है देश भर की अर्थव्यवस्था पर, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर, भारत पर कितना बुरा असर पड़ रहा है, सोने चांदी पर क्या होगा, क्योंकि उसमें भी दबाव देखने को मिला है। आज शेयर मार्केट में भी गिरावट देखने को मिली है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन सर। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द स्वतंत्र पर। नमस्कार विक्रांत जी। मनोज सर, बहुत दिनों बाद आपसे बातचीत हो रही है, तो क्या सबसे बड़ी खबर सर हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे इस युद्ध, सीज फायर और अब जो अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया है सीज फायर, तो क्या खबर सर बड़ी हमारे दर्शकों को आप देना चाहेंगे आज? नमस्कार विक्रांत जी, सबसे पहले तो शो में बुलाने के लिए धन्यवाद। और यहाँ पे सबसे बड़ी खबर तो अभी जो पूरी दुनिया में जो सेंटर पॉइंट बना हुआ है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और यूएस और ईरान जो कॉन्फ्लिक्ट है वो वही चर्चा अभी सबसे ज्यादा हो रही है। और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पे जो सबसे बड़ी चीज असर डाल रही है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉक होना। और जैसा कि अभी आपने बताया कि वहां पे ईरान ने अभी अभी कुछ जो शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल रहे थे उनके ऊपर फायरिंग हुई है। अभी पूरी डिटेल आना बाकी है कि ये कौन से कंट्री के शिप थे और वहां पे उनको कितना नुकसान जो है इसके द्वारा हुआ है। यूएस और ईरान के बीच में पहले दौर की वार्ता पिछले सप्ताह हुई थी, जो वहां पे कोई निष्कर्ष निकला नहीं था। फिर सोमवार को वहां पे दूसरे दौर की वार्ता पाकिस्तान में होना थी, लेकिन यूएस और ईरान दोनों वार्ता के लिए नहीं पहुंचे। जो सीज फायर 2 सप्ताह के लिए लागू किया गया था वो आज सुबह समाप्त हो गया, लेकिन यूएस प्रेसिडेंट ने सीज फायर को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। रीजन उन्होंने यह दिया कि ईरान के साथ में जब तक बातचीत पूरी तरह से तय नहीं हो जाती है, कोई डील नहीं हो जाती है, तब तक यूएस अभी ईरान के ऊपर कोई हमला नहीं करेगा। हालांकि यूएस प्रेसिडेंट वहां पे लगातार जो है ईरान को धमकियां दे रहे थे और ईरान की तरफ से भी रिटेलिएट करने की बात की जा रही थी, तो काफी एक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। और इसी अनिश्चितता के माहौल में मार्केट जो है पूरी दुनिया भर के फंसे हुए हैं, चाहे वो शेयर बाजार हो, कमोडिटी मार्केट हो, या करेंसी मार्केट हो, या बॉन्ड मार्केट हो। सभी जगह हम अप्रत्याशित जो है तेजी मंदी पिछले 2 सप्ताह से देख रहे हैं। और ये वॉलेटिलिटी आज और बढ़ती हुई नजर आई, जब पहले ये यूएस की तरफ से लगातार धमकी दी जा रही थी कि वो यहाँ पे फिर से हमला करेंगे ईरान के ऊपर, लेकिन उन्होंने वहां पे जो है सीज फायर को एक्सटेंड कर दिया। तो मार्केट यहाँ पे अभी कोई भी क्लैरिटी नहीं आ रही है कि यूएस और ईरान के बीच में दूसरे दौर की वार्ता कब शुरू होगी, डील होगी या नहीं होगी। क्या यूएस फिर से ईरान के ऊपर हमले करेगा, या ईरान यूएस के जो खाड़ी देशों में बेस है उनके ऊपर वहां पे रिटेलिएट करेगा। तो काफी सारे प्रश्न जो है यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, जिस तरह से दूसरे दौर की वार्ता अभी तक यूएस और ईरान के बीच में शुरू नहीं हुई है। तो हमारा मानना है कि ये जो अनिश्चितता का वातावरण है ये अभी बना रह सकता है जब तक यूएस और ईरान के बीच में दूसरे दौर की वार्ता की शुरुआत नहीं होती है। तब तक पूरे मार्केट में यहाँ पे वॉलेटिलिटी जो है वो बनी रह सकती है। विक्रांत जी। मनोज जी, कच्चे तेल की कीमत एक बार फिर डराने लगी है और 100 के करीब पहुंचते हुए वो दिखाई दे रही है। गोल्ड सर 4850 के ऊपर पहुंच गया था और अब 4700 के लेवल पर वो दिखाई दे रहा है। चांदी में भी नरमी दिखाई दे रही है, तो इस पर भी बड़ा असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसे तेल के दाम बढ़ रहे हैं वैसे सीधा असर सोने चांदी पर दिखाई दे रहा है। देखिए, यहाँ पे जब 2 सप्ताह का सीज फायर लागू किया था तो हमने सोने और चांदी दोनों में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होते हुए देखा था। चांदी जो 76.60 पर काफी समय से रजिस्ट कर रही थी, हमने वहां पे $81 के पार कीमतों को निकलते हुए देखा। सोना जो काफी समय से $4840 पर रजिस्ट कर रहा था, हमने $4910 के स्तर के पार कीमतों को निकलते हुए देखा। लेकिन जब
दूसरे दौर की वार्ता की शुरुआत नहीं हुई और कच्चे तेल में फिर से रिकवरी लौटती हुई नजर आई, तो सोना और चांदी कल वहां पे बड़ा पैनिक रिएक्शन दिखाते हुए नजर आए। हालांकि सुबह जब यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि वो सीज फायर को बढ़ा रहे हैं, तो कच्चा तेल फिर एक बार नरम पड़ता हुआ नजर आया और सोना चांदी आज रिकवरी दिखाते हुए नजर आए। लेकिन अभी जिस तरह से यूएस और ईरान के बीच में हालात है, तो कच्चे तेल में यहाँ पे निचले स्तरों से बार बार जो है रिकवरी लौटती हुई दिख रही है। डब्ल्यूटीआई की कीमतें $90 के ऊपर, ब्रेंट की कीमतें अभी $100 के स्तर को फिर एक बार टेस्ट करके आई है। तो एक चीज तो यहाँ पे साफ है कि कच्चे तेल की जो कीमतें हैं उनमें अभी ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। डब्ल्यूटीआई की जो कीमतें हैं $80 के एक मजबूत बेस को यहाँ पे होल्ड करती हुई नजर आएगी। चाहे यहाँ पे यूएस और ईरान के बीच में संधि हो भी जाए, उसके बावजूद भी कच्चा तेल यहाँ पे कुछ समय के लिए $80 के स्तर पर बना रह सकता है, क्योंकि यूएस और ईरान के बीच में जो लड़ाई हुई है उसके चलते जो ऑयल फैसिलिटीज को नुकसान हुआ है और जो सप्लाई कंसर्न्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉक होने से हुए हैं, तो वो सारी चीजें यथावत लौटने में महीनों लग सकते हैं। और इसलिए कच्चा तेल यहाँ पे $80 जो है वो एक अपना स्ट्रॉन्ग बेस बना करके उस स्तर पे यहाँ पे बना रह सकता है। लेकिन अगर यूएस और ईरान के बीच में तनाव बढ़ता है, कोई भी हमला यूएस की तरफ से या ईरान की तरफ से कुछ रिटेलिएशन होता है, तो डब्ल्यूटीआई की कीमतें फिर एक बार 100 से 110 और ब्रेंट की कीमतें 110 से $120 के स्तर पर पहुंच सकती है। तो कच्चा तेल यहाँ पे काफी ज्यादा वोलेटाइल रहने वाला है और उसी के चलते सोने और चांदी की कीमतें में भी वोलेटिलिटी रहेगी। लेकिन हमारा मानना है कि यहाँ पे जो सिक्के का दूसरा पहलू है, जो सेफ हेवन की बाइंग है, वो सोने को यहाँ पे निचले स्तरों पर सपोर्ट करेगी। तो अगर कच्चा तेल यहाँ पे $110 तक भी आता है, तो सोना हमारा मानना है कि 4,500 से $4,550 की जो रेंज है उसमें फिर एक बार कंसोलिडेट करता हुआ नजर आएगा। लेकिन बहुत बड़ा पैनिक सोने में आएगा ऐसी संभावना अब कम नजर आती है। चांदी में भी हम देख रहे हैं कि जो चाइना की डिमांड है मार्च महीने की, वो काफी स्ट्रांग रही है और जिस तरह से जो हायर एनर्जी प्राइसेस के चलते हम देख रहे हैं कि जो अल्टरनेट एनर्जी के ऊपर फिर से फोकस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो निश्चित रूप से सोलर इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो चांदी में फिर बढ़ती हुई नजर आएगी। तो सिल्वर में भी यहाँ पे डाउन साइड जो है वो लिमिटेड रहेगी। $70 एक स्ट्रांग बेस बनता हुआ नजर आएगा और सोने में 4,500 से 550 की जो रेंज है वो एक बेस रहेगी। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में हम देखें तो 1,45,000 का जो सोना है वो एक स्ट्रांग बेस यहाँ पे होल्ड रह सकता है। और सिल्वर की अगर हम बात करें तो 2,25,000 का जो स्तर है वो चांदी यहाँ पे स्ट्रांगली होल्ड करती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पे कच्चे तेल की कीमतों में अगर और यहाँ से $10 की बढ़त भी आती है, तो बहुत ज्यादा गिरावट सोने और चांदी की कीमतों में आती हुई नजर नहीं आएगी विक्रांत जी। सर, लेकिन अगर युद्ध की स्थिति बनी और दोनों पक्ष बातचीत के लिए, हालांकि ये ऐसा लग रहा है कि दोनों ही बातचीत के जरिए निकलना चाहते हैं, लेकिन आपने जो महत्वपूर्ण बात बोली है कि क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा नुकसान हुआ है, तो वो जो पुराने रेट थे सर 65-70, वहां तक तो तेल के दाम पहुंचना कम से कम कुछ महीनों साल भी लग सकता है, वहां तक पहुंचना तो दिखाई दे रहा है। तो इसका एक लंबा असर अर्थव्यवस्था पर, आर्थिक स्थितियों पर, महंगाई पर, तमाम चीजों पर दिखाई देगा। और सर इसी में मैं जोड़ता हुआ ये भी पूछूंगा कि अभी तो सर चूंकि चुनाव चल रहे हैं, देश में चुनाव कई चीजें रोके रहता है, लेकिन चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल के दाम रोक पाना ये भी तेल कंपनियों के लिए बड़ा मुश्किल होगा। देखिए यहाँ पे महंगाई तो निश्चित रूप से बढ़ना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी आई है उसने सारी ही चीजों की जो महंगाई है उसको बढ़ाया है। चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो या मैन्युफैक्चरिंग हो या एग्रीकल्चर हो, सभी जगह हम देख रहे हैं कि हायर जो है एनर्जी प्राइसेस के चलते वहां पे सब चीजों में जो है बढ़त देखने को मिल रही है। जो रॉ मटेरियल है उनकी कीमत बढ़ी है और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि सारी चीजों में महंगाई है। जहां तक इलेक्शन के बाद कच्चे तेल की कीमतों में आई बढ़त से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सवाल है, तो सरकार वहां पे एक कदम उठा सकती है। हालांकि सरकार ने यहाँ पे जो एक्साइज ड्यूटी है उसमें कटौती करके और कहीं काफी हद तक जो है कीमतों को मैनेज करने का प्रयास किया है। लेकिन अगर कीमतें यहाँ पे $90 से $100 के रेंज में बनी रहती है, तो सरकार के पास भी फिर कोई रास्ता नहीं बचेगा कीमतों को ज्यादा समय तक नीचे रखने के लिए। तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो इलेक्शन
जो कि अगले सप्ताह में कंप्लीट हो जाएंगे। 29 अप्रैल जो है वो लास्ट जो दौर के चुनाव है वो होना है। उसके बाद वहां पे कीमतों में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट हमने जो कमर्शियल जो गैस हो या जो डीजल की प्राइसेस हो उनमें गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बढ़ोतरी की है। 88 फ्यूल में भी गवर्नमेंट ने बढ़ोतरी की है। तो यहाँ पे डीजल पेट्रोल की कीमतों में भी कुछ बढ़ोतरी जो है इलेक्शन की डेट के बाद देखने को मिल सकती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। अभी अभी मेरी आंखों के सामने एक एबीपी की खबर आई कि गैस की किल्लत पर बड़ा फैसला, और कार्ड बीपीएल कार्ड धारकों को मिलेगा कोयला। यानी कि सर गैस की समस्या तो बड़ी तो होती जा रही है, सरकार कोशिश कर रही है, और जिस तरह से अब ये कर्फ्यू टाइप स्थिति बन गई है कि कोई किसी को निकलने नहीं दे रहा है, इसने तो स्थिति और ज्यादा खराब कर दी है ना। अब कैसे इसको ज्यादा देर तक संभाल पाना सबके लिए मुश्किल होगा सर। अमेरिका, यूरोप सबके लिए मुश्किल होगा, तो भारत के लिए भी तकलीफ की बात तो है ही। देखिए, यहाँ पे जो समस्या है वो पूरी दुनिया के लिए, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि आज ब्रिटेन में जो है 30 देश जो है वहां पे संगठित हो रहे हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉकेड है उसको कैसे भी करके वहां पे खुलवाया जाए और जो आवागमन है वो फिर से शुरू हो सके, क्योंकि इससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। और निश्चित रूप से अमेरिका हो, यूरोप हो, चाइना हो, जापान हो या बाकी दुनिया के जो बड़े देश हो, सभी के ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है। भारत ने काफी हद तक यहाँ पे कोशिश की है डिप्लोमेसी के द्वारा कि जो अल्टरनेट जो अवेलेबल रिसोर्सेस है उनको यूज किया जाए, और काफी हद तक हमने जो दूसरी जो चीजें हो सकती थी जहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करके और जो एनर्जी के जो रिसोर्सेस है वो एक्सप्लोर किए जा सकते थे, वो सरकार के द्वारा किए भी गए हैं। पर चूंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है एक बड़ा, हम कह सकते हैं कि सोर्स है आवागमन का, और उसी के जरिए जो है बड़ा ट्रांसपोर्टेशन स्पेशली एशियन कंट्रीज में जो है होता है, तो इसको खुलवाना सभी देशों का प्रयास है। और हमारा मानना है कि यहाँ पे जिस तरह से तेजी से जो प्रयास जारी है, तो अगले 1 से 2 सप्ताह में कुछ न कुछ यहाँ पे आउटकम्स जो है वो निकलते हुए नजर आएंगे। मनोज जी, एक चीज मैं आपसे सोने और चांदी पे और पूछना चाहूंगा, क्योंकि कल नए फेड चीफ जो होने वाले हैं, जो मई में कामकाज संभालेंगे, उन्होंने ये कहा कि ट्रम्प साहब का उनके ऊपर रेट कट करने का कोई दबाव नहीं है। तो लंबे समय से कहा जा रहा था कि ट्रम्प जो है वर्तमान फेड चीफ पर दबाव बनाए हुए हैं रेट कट करने का। दूसरा सर, तेल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और तीसरा सर, जो बॉन्ड यील्ड है वो 4.30 तक पहुंच गई है। तो ये तो सारी चीजें सोने और चांदी पर दबाव बनाते हुए, तात्कालिक दबाव बनाते हुए तो कम से कम दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल यहाँ पे जो बॉन्ड की दरें हैं वो हमने इनफैक्ट 4.5% तक भी पहुंचते हुए देखी थी, लेकिन वहां से कुछ कूल ऑफ जो है मिला है, और अभी हम 4.2% तक हमने आते हुए देखी थी, जो भी 4.2 से 4.3% के बीच में चल रही है अमेरिका के 10 वर्ष के बॉन्ड के दरों की अगर बात करें। हाँ। डॉलर इंडेक्स भी हमने देखा था कि 100 के पार निकला था, लेकिन अब वहां से कूल ऑफ हुआ है, और अभी हम देख रहे हैं कि लगभग 7 सप्ताह के निचले स्तरों पर डॉलर इंडेक्स बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल से हमने डॉलर इंडेक्स को और बॉन्ड की दरों को हल्का होते हुए देखा है। कुछ हद तक मार्केट यहाँ पे जो हायर एनर्जी प्राइसेस है उसको थोड़ा डाइजेस्ट करते हुए भी नजर आया है। हमारा मानना है कि अगर यहाँ पे किसी भी प्रकार से अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेट जो है दुनिया के देश खुलवाने में सफल हो जाते हैं, तो फिर जो इन्फ्लेशन का तड़का जो हम देख रहे हैं वो थोड़ा वहां पे कमजोर पड़ता हुआ नजर आएगा, और कुछ आउटकम्स इसके जरूर निकलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया इससे चिंतित है। जहां तक यूएस फेड के नए चेयरमैन का सवाल है, तो बिल्कुल कल उनका टेस्टिफाई था, और जो अप्रूविंग जो कमिटी है उनके सामने कल उन्होंने उपस्थित हुए थे, और उन्होंने वहां पे साफ तौर पर कहा कि जो फेड की जो हम कह सकते हैं कि जो स्वायत्तता है वो बरकरार रखेंगे, और उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा। जहां तक ब्याज दरों में कटौती का सवाल है, तो उन्होंने भी यही कहा कि जो इकोनॉमी के जो हालात है उसको देख करके और निर्णय लिए जाएंगे, और कोई दबाव में वहां पे फैसले नहीं किए जाएंगे। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी या कटौती के अलावा भी और भी जो यूएस फेड के पास जो टूल्स रहेंगे जो वहां पे इकोनॉमी को और इन्फ्लेशन को बैलेंस कर सके, उसके ऊपर भी जो है उनका फोकस रहेगा। तो काफी पॉजिटिव वे में उन्होंने अपनी जो बातें हैं वो रखी है, और उन्होंने फेड की स्वायत्तता को लेकर के जो है
वहां पे अपना फर्म व्यू जो है जाहिर किया और उन्होंने कहा कि कोई दबाव उनके ऊपर नहीं रहेगा जब वो फेड की चेयरमैनशिप संभालेंगे। तो अब देखना होगा कि उनके आने के बाद वो कैसे आगे जो है नीतियों को आगे बढ़ाते हैं और इन्फ्लेशन और जो युद्ध के हालात है उसमें वो फेड को कहाँ पे रखते हैं, ब्याज दरों को बढ़ाएंगे घटाएंगे या और कोई नए टूल वो यहाँ पर जो है लेकर के आएंगे ताकि एक बैलेंस जो है वो निर्मित किया जा सके। लेकिन सोने और चांदी की कीमतों को लेकर के यही रहेगा कि यहाँ पे वॉर का इम्पैक्ट अभी जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन जब भी ये जो युद्ध के बादल छटेंगे, क्योंकि परमानेंट ये चलने वाला नहीं है, सबको इसके नुकसान हो रहा है, तो जब भी ये वॉर के बादल छटेंगे तो निश्चित रूप से वो सोने और चांदी के लिए पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वॉर की समाप्ति के बाद जो डी डॉलराइजेशन हम पिछले 3-4 सालों से देख रहे हैं, जब से रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत हुई थी, तो ये यूएस और ईरान की सीज फायर के बाद या सीज फायर डील के बाद जो डी डॉलराइजेशन की प्रोसेस है और भी पुख्ता होती हुई नजर आएगी, क्योंकि जो भरोसा है यूएस का वो वर्तमान सरकार में काफी कम होता हुआ नजर आ रहा है और दुनिया के जो देश है वो तेजी से डॉलर के रिजर्व को यहाँ पे घटाना चाह रहे हैं। इनफैक्ट जो यूएस की जो पार्टनरिंग कंट्रीज है मध्य पूर्व में, वहां पे यूएई की तरफ से भी कल यूएस को ये चेतावनी दी गई कि वो आगे जो पेमेंट है वो जो है युआन में कर सकते हैं। तो ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि डॉलर के ऊपर भरोसा यहाँ पे लगातार कम हो रहा है और उसके चलते जो डी डॉलराइजेशन की प्रोसेस है और भी पुख्ता होती हुई नजर आएगी, तो कहीं ना कहीं सोने के लिए वो एक बड़े पॉजिटिव ट्रिगर का काम करेगा। तो मार्केट अब यहाँ पूरी तरह से यूएस और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके थमने का इंतजार कर रहा है और जैसे ही वहां पे कोई पॉजिटिव न्यूज आएगी तो निश्चित रूप से सोने और चांदी के लिए एक बड़े पॉजिटिव ट्रिगर का काम करती हुई नजर आएगी। सर, अपने शेयर बाजार के बारे में थोड़ा बताइए दर्शकों को, क्योंकि छोटी सी या कुछ भी खबर आती है तो सीधा उसका रिएक्शन दिखाई दे रहा है आजकल, और बड़ा सेंसिटिव तरीके से रिएक्ट करती है। और जिस तरीके से सर ये कहा जा रहा है कि एफआईआई का विश्वास एकदम टूट गया है, तो लगातार उनकी बिकवाली चल रही है, तो कितनी चिंता की बात है ये। देखिए, एफआईएस की बिकवाली निश्चित रूप से चिंता की बात है, क्योंकि जब कोई भी बड़ा फंड एग्जिट होता है तो उसका प्रेशर मार्केट पर रहता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारी डीआईआई है, जो घरेलू संस्था है और जो म्यूचुअल फंड के जो निवेशक हैं, उनका काफी सपोर्ट जो है मार्केट को रहा है और हमने देखा है कि डिस्पाइट के वहां पे एफआईएस की तरफ से हैवी सेलिंग की गई पूरे वर्ष भर, उसके बावजूद डीआई ने मार्केट को संभाल के रखा। भारत के जो शेयर बाजार हैं वो काफी हद तक यूएस और ईरान के वॉर को डिस्काउंट करते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी जो मार्केट में पैनिक था वो स्पेसिफिक सेक्टर में दबाव के कारण था। हमने देखा कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है वहां पे कुछ कंपनी के जो रिजल्ट्स है वो उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे, तो वहां से दबाव जो है बनता हुआ नजर आया। तो भारतीय बाजारों के संदर्भ में अभी हम यही कह सकते हैं कि सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट यहाँ पे रहेगा। आईटी सेक्टर थोड़ा सा यहाँ पे कमजोर रहेगा, क्योंकि जो ऑफशोर वर्किंग है वो प्रभावित होती हुई नजर आ रही है, रेमिटेंस यहाँ पे कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो चैलेंज है वो भारतीय आईटी कंपनीज के ऊपर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो आईटी कंपनीज यहाँ पे कुछ प्रेशर में रह सकती है, लेकिन बाकी जो डोमेस्टिक जो कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है वो बरकरार रहेगी। और जो ऐसी कंपनीज जिनका जो है इंटरनेशनल मार्केट से या ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, वो डोमेस्टिक थीम पे यहाँ पे चलती हुई नजर आएगी। दूसरा, यहाँ पे इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं जो है थोड़ा इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए भी बेहतर रहता है, क्योंकि हम काफी समय से देख रहे थे कि इन्फ्लेशन काफी निचले स्तरों पर था तो ग्रोथ वहां पे देखने को नहीं मिल रही थी। अभी जब से हमने देखा है कि इन्फ्लेशन में थोड़ी बढ़त आई है, तो निश्चित रूप से इन्फ्लेशन जरूर रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको भी सपोर्ट करेगा। लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आएगा तो डिस्पोजेबल इनकम भी यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आएगी। तो मेरा मानना है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत है और जो भी जो फैक्टर्स है जो इम्पेक्ट कर रहे हैं वो तात्कालिक है, और जब भी ये फैक्टर यहाँ पे जो है जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ईज होंगे तो निश्चित रूप से जो अर्थव्यवस्था है उसको गति मिलती हुई नजर आएगी। तो अभी यहाँ पे जो शेयर बाजार के निवेशक है उनको सेक्टर स्पेसिफिक यहाँ पे रुझान रखना चाहिए। ऐसी कंपनीज जिनका इंटरनेशनल जो है लेन देन से ज्यादा प्रभाव है, और स्पेशली आईटी सेक्टर जहां पे एआई का हम साफ तौर पर जो है प्रभाव देख रहे हैं, तो उनको अवॉइड करें और जो डोमेस्टिक कंजम्पशन वाली जो थीम है उसके ऊपर फोकस करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अभी हम देख रहे हैं कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है या पावर सेक्टर है या कैपिटल गुड्स है, वहां पे हम अच्छा यहाँ पे एक जो है पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ देख रहे हैं।
तो ऐसे सेक्टर्स के ऊपर जो है निवेशकों को नजर रखना चाहिए। तो सर जाते जाते कमोडिटी सोने चांदी के हमारे दर्शकों जो निवेश करते हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? हालांकि निवेश तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से बात करके हर व्यक्ति को करना चाहिए, लेकिन मोटा मोटा उन्हें क्या सलाह आप देना चाहेंगे? देखिए, निवेशकों को मेरा यही सलाह रहेगी कि ये जो सिचुएशन है इसमें उनको घबराना नहीं चाहिए। अगर उन्होंने निवेश किया है तो उसमें बने रहें, और जो लंबी अवधि के निवेशक हैं तो अपने निवेश को बंद ना करें, एसआईपी के रूप में निवेश को जारी रखें, क्योंकि ये जो भी कारण है तात्कालिक है और हो सकता है कि 2-3-4 महीने आपको ज्यादा रिटर्न्स बनते हुए नजर नहीं आए। लेकिन अगर आप लंबी अवधि में 3 साल या 5 साल के लिए निवेश की प्लानिंग कर रहे हैं तो अपने निवेश को जारी रखें। जो लंबी अवधि के फंडामेंटल्स है सोने और चांदी के वो बरकरार हैं, और लंबी अवधि में वहां पे पॉजिटिव रिटर्न बनने की संभावना है अभी भी काफी जो है हम कह सकते हैं कि मजबूत है, और जो लंबी अवधि के निवेशक हैं उनको अच्छे रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो निवेश जारी रखें। नए निवेशक जिन्होंने निवेश नहीं किया था एसआईपी के रूप में निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। लंबी अवधि का जो रुझान है सोने और चांदी का अभी भी पॉजिटिव ही नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, आपने समय निकाला, हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया।